हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम एक साइकोलॉजी का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके देखें, यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा है ही। इसके साथ साथ यह आपके ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यदि आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो कभी भी आप क्या है मानसिक रोगी नहीं होंगे, कभी पागल होने की कंडीशन नहीं आएगी, तथा अपने आप को क्या है आगे की उच्च स्तर पर आप बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो क्या है समायोजन यानी एडजस्टमेंट। देखिए, समायोजन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को क्या है मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में बताऊं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि मानसिक रोगों व दोषों का अभाव, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोग नहीं हो तथा मानसिक दोष नहीं हो, तो ऐसा जो हमारा स्वास्थ्य है वो क्या कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। यानी यहाँ से हम दिमाग से स्वस्थ हो, हमारी सोच शक्ति, निर्णय करने की क्षमता, आकांक्षा का स्तर उच्च हो, तो फिर क्या कहलाता है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसके अंदर दो तरह के व्यक्ति आते हैं, एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, एक आता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, कि जिसके अंदर मानसिक रोग दोष यानी जिसके सोच विचार करने की क्षमता हो, जिसमें निर्णय करने की क्षमता हो, जो क्या है अपनी जिंदगी के अहम फैसले ले सकता है, विपरीत परिस्थितियों से भी निकलकर आगे अपने मतलब अपने कार्यशैली को बनाए रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है अपनी विपरीत परिस्थितियों आने पर उलझा रहता है, बाधाओं से घबरा जाता है, खुद अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं, और क्या है उसके अंदर आकांक्षाओं का स्तर निम्न पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फिर आता है कि मानसिक क्रिया व्यवस्था का उचित संचालन। यदि एक व्यक्ति के अंदर मानसिक रोग तथा दोष नहीं होगा तो वो क्या है क्रिया भी क्या है यानी जो कार्य कर रहा है वो उचित व्यवस्थित तरीके से कर पाएगा। ठीक है, तो क्या है कि यदि मानसिक रोग तथा दोष नहीं है और वो एक अच्छी क्रिया व्यवस्था कर रहा है, अपना कार्य को अच्छे व्यवस्थित ढंग से कर रहा है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, तो ये है मानसिक स्वास्थ्य। अब आता है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का यदि शब्द देखूं पूरा, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, यदि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो एक है जिसका नाम है क्लिफोर्ड बियर्स। क्या एक क्लिफोर्ड बियर्स के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया 1908 के अंदर। तो देखिए मैं इसकी एक कहानी बता देती हूँ छोटी सी, क्योंकि ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि यह बियर्स क्या है अवसाद का रोगी था। इसको चिकित्सालय ले जाया गया, वहां उसको एडमिट करवाया गया, तो वहां वो रहा चिकित्सालय के अंदर। वहां उसकी क्या हुआ कि वो क्या है इलाज नहीं हो पाया, फिर उसको वहां से क्या है पागल खाने के अंदर ले जाया गया। ठीक है, तो पागल खाने के अंदर क्या है वहां से ले जाने के बाद वहां उनका क्या है कुछ दिमाग सही होता गया, वो धीरे धीरे करते सही होता गया, और फिर उसको क्या है रिलीव कर दिया गया। जैसे ही वो रिलीव होकर घर आया तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इन्होंने क्या पुस्तक लिखी, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, यानी खुद का दिमाग, अपने खुद का दिमाग कि किस तरह से वो दिमाग खराब हुआ तथा किस तरह से वापस अपनी सामान्य स्थिति में आया। इन्होंने बताया अपनी पुस्तक के अंदर कि किस तरह से एक दिमाग यानी एक मानसिक रूप को किस तरह से हम अस्वस्थ करते हैं, किस प्रकार की हम बाधाओं से घबराते हुए या अन्य तनाव दबाव कुंठा के शिकार होकर हम किस तरह से क्या है कि पागल हो जाते हैं, फिर वो पागलपन को किस तरह से ठीक किया जाता है, तथा इन्होंने ये भी लिखा कि पागल होने पर किस तरह की जंजीरों से बांधा जाता है तथा किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, तो इसकी बुक को क्या है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा पढ़ा गया, चिकित्सकों के द्वारा पढ़ा गया, और पढ़ते ही सबका माथा चकरा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने
पूरी अपने माइंड की थ्योरी लिख रखी थी, अपने माइंड के कि किस तरह से वो पागल हो जाता था, किस तरह से एक पागल को समझा सकते हैं, किस तरह से उनका न कि उसको प्रताड़ित करके उसको व्यवहारिक तरीके से अच्छे कुछ ज्ञान देकर अच्छे कुछ उसकी काउंसलिंग करके हम क्या है उसको स्वस्थ कर सकते हैं। तो फिर क्या किया, जो मनोवैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे तथा जो साइकोलॉजिस्ट थे, सभी ने मिलकर, जो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, सभी ने मिलकर क्या है इस मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया। और उसी 1908 सन 1908 के अंदर क्या है एक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद का गठन किया गया। क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद का गठन किया गया। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद का गठन कब किया गया, 1908 के अंदर किया गया। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट तथा डॉक्टरों ने मिलकर इसका क्या है इसका गठन किया। और उन्होंने इस दौर में सोचना स्टार्ट किया कि किस तरह से हम एक मानसिक रूप से जो रोगी है उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उस मानसिक स्वास्थ्य परिषद के अंदर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान रखा गया। उसके अंदर क्या है 3 प्रकार के कार्य दिए गए कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है ये या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद जो है 3 प्रकार के कार्य करेगी। क्या कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और आपका मानसिक रोगों की रोकथाम, मानसिक रोगों का उपचार। देखिए मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करते हैं, जैसे स्कूल के अंदर भी क्या है, कहीं भी चले जाओ आप, जो आपको गाइडेंस करने वाले हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके पढ़ाने वाले, बार बार हम यही बोलते हैं कि आप दिमाग पर प्रेशर लेके, स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, आप रिलैक्स रहकर पढ़ो, आप अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ पढ़ो, अपने दिमाग को खराब मत करो, अपने पूर्ण स्वस्थ दिमाग को रखते हुए पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? यदि आपने इस चीज को हैवी कर दिया, कुंठा को, तनाव को, दबाव को, इस चीज को अपने माइंड पे हैवी कर दिया, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप पागल होने के शिकार हो जाओगे। ठीक है, फिर वो स्टेज आ जाएगी कि पागल होने के शिकार हो जाओगे। और जब आपको पागल खाने छोड़ा जाता है तो सभी यही कहते हैं कि मैं पागल थोड़ी ना, पागल नहीं जाऊंगा, पागल खाने नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी राय है कि पागल खाने जाने से पहले आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा खुद कीजिए। और यदि खुद के बस की बात नहीं है तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराएं। जांच में ये नहीं कि वो इस तरह से नहीं करेगा कि इंजेक्शन लगाएगा आपके मतलब एक्सरा वगैरह करेगा, ये नहीं करता है। वो आपके बातों बातों के अंदर ही जांच कर लेता है कि किस तरह का ये रोगी है, इन्होंने किस तरह के अपने दिमाग के अंदर कुंठा कर रखी है या तनाव बैठा रखा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उससे पहले एक रक्षा युक्ति, यानी मेरे कहने का अर्थ है कि यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि आप उसके बिना, यदि आपने ये सोच लिया कि मेरे को इसमें जॉब लगना है, ठीक है, लैब असिस्टेंट बनना है, यदि नहीं बना तो मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगा। हालांकि ये बात मैंने भी सोची, मैं खुद भी यही सोचती थी कि अगर नहीं लगी जॉब तो मैं क्या होगा, क्या कर पाऊंगी, एक तरह से मेरा सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैंने ली तो उनके उसी वजह से, जैसे देखो माइग्रेन का रोगी माइग्रेन हो गई, और भी कुछ ऐसे, वो तो क्या है थोड़ी संभल गई, यानी कि जो थोड़ा संभल गए, नहीं तो कभी कभी क्या है ऐसे पागलपन भी बन जाते, पागल भी हो जाते हैं लोग। इसलिए कि आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, या ज़्यादा कुछ आपने स्ट्रेस ले रखा है या कुछ ऐसे मतलब सोच सोच के दिमाग के अंदर कुंठा, तनाव, ये सब बैठा लिए हैं इन्होंने, ये अपने आप के दिमाग पर क्या है हैवी हो गए हैं, तो आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग करवाओ। काउंसलिंग करवाने की क्या अर्थ है, ये नहीं कि आप बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वहां जाकर आप एडमिट हो जाओ, ये करो, ये नहीं होता है। काउंसलिंग का क्या अर्थ है तो मैं बता देती हूँ कि काउंसलिंग एक ऐसी चीज है, खुद एक काउंसलर बन सकते हो, खुद एक काउंसलर बन सकते हो। या हालांकि मैं खुद एक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई थी। ठीक है, जैसे ही मेरे रीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं खुद 4-5 दिन तक कुछ नहीं की, किसी से, घर वालों से नहीं बोली, किसी से सब कुछ नहीं किया।
लेकिन फिर अंदर से अंदर आत्मा को जगाया, अकेले में बैठकर एकांत जगह में बैठकर सोचा, या किसी मेरे जो निजी व्यक्ति यानी मेरी मम्मी या मेरे पापा या जो मेरे को अच्छे लगे, मैंने किसी से बात की, जो उन्होंने क्या है वो मेरे क्या बने, मेरे काउंसलर बने। किस तरह से? तो काउंसलर बने, उन्होंने क्या कहा कि ये सब चीज ऐसे नहीं होती है, ये टाइम है, सुख और दुख आते रहेंगे जिंदगी में। यदि सुख और दुख नहीं होगा तो जिंदगी किस काम की होगी? बोर हो जाओगे आप लाइफ से। यदि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आ रहे हैं, सुख ही सुख आ रहे हैं, तो सुख से बोर हो जाओगे कि साला बैठकर, जैसे देखो सुख आ गया, आप क्या करोगे? तो क्या करें, बैठकर करें क्या? सुख ही सुख है, कुछ करने को कार्य नहीं मिल रहा है, बोरिंग लाइफ है। और यदि दुख ही दुख आते गए तो फिर आप उन दुख से बोरिंग हो जाओगे। इसीलिए भगवान ने जो बनाया है सही वे में बनाया है कि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता रहता है, जिससे जिंदगी क्या है एक अच्छे वे में चलती रहती है। और दुख नहीं आए तो आपको क्या मालूम होगा कि दुख कैसा होता है। यदि आप सुख ही सुख का भोग करोगे तो दुख का कभी नहीं जान पाओगे, और दुख नहीं जान पाओगे तो जो व्यक्ति दुखी है आप उनको कभी नहीं समझ पाओगे, उसकी पीड़ा, इनको दुख दर्द को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए दुख आना जरूरी है, कठिन परिस्थितियां आना जरूरी है। कठिन परिस्थितियों में क्या है कि आप बहुत कुछ सीख जाते हो, इतना कुछ सीख जाते हो कि जिंदगी में असफलता होनी जरूरी है, कठिन परिस्थिति होनी जरूरी है, इसके बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हो कि मेरा माइंड ऐसा बन जाए कि जैसे ही परीक्षा हो तो मेरा बिल्कुल क्वेश्चन एकदम राइट हो जाए, तो आपका आगे जिंदगी में, जैसे आप लैब असिस्टेंट तो बन जाओगे, लेकिन आपका आगे का जो दौर रहेगा, आपकी आगे की जो जिंदगी रहेगी, जो उस क्षेत्र के जो व्यक्ति है उसमें तालमेल बैठाना आपके बस की बात नहीं रहेगी। फिर आपका आए दिन झगड़ा सब कुछ रहता रहेगा। तो इसीलिए कठिन परिस्थितियां आनी जरूरी है। उन कठिन परिस्थितियों को आप किस तरह से निकाल रहे हो, एक तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, या फिर अपने दिमाग के ऊपर हैवी कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके खुद के दिमाग पर। तो देखिए, मैं काउंसलर की यदि बात करूं कि किस तरह से आप काउंसलर बन सकते हो, और आप यदि दुविधा के अंदर हो, आपके पास कठिन परिस्थिति है, तो किस तरह से किसको आप काउंसलर बनाना चाहते हो, जो अपनी निजी, जिसको आप क्या है सबसे ज्यादा चाहते हो, या फिर ये कहने का अर्थ है कि जिससे आप बात कर कर सुकून मिलता है, उससे क्या है, जैसे ही आपके सामने कठिन परिस्थितियां हो, उससे खुले दिल से बात करो, तो वो आपके लिए क्या बनेगा? काउंसलर बनेगा। जैसे आपने ये कहा कि अभी एग्जाम डेट आ गई है, तो क्या करें, कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने निजी टीचर या अपने साथी से या फिर अपने मम्मी पापा से, जो आपको ये कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ये एक ही जरूरी थोड़ी ना है कि ये एक ही वैकेंसी है। इस तरह से वो क्या करते हैं, काउंसलर का काम करते हैं, यानी रक्षा करते हैं आपकी मानसिक स्वास्थ्य की। तो फिर क्या होता है कि आपके दिमाग को भी ठंडक मिलती है। किस तरह से कि हाँ सही तो कह रहे हैं, हम फालतू में टेंशन लेकर क्या कर लेंगे। और ये बात सही भी है कि यदि आप सोच सोच कर ये कर लोगे तो क्या कर लोगे। इससे अच्छा है कि जो टाइम आपके पास बचा है, अच्छे अपनी जिंदगी के निर्णय लो, अच्छी उच्च आकांक्षा स्तर रखते हुए या अच्छे तरह से सोचते हुए, अपनी सोच अच्छी रखते हुए, यदि बचे हुए समय में भी यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ से स्वस्थ होकर, यहाँ से ठंडे दिमाग से पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपने ज्ञान ग्रहण किया है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए आपने ज्ञान ग्रहण किया है, वो हमेशा स्टेबल रहता है, स्थायी रहता है, कभी नहीं भूलते हो। ठीक है, तो क्या है कि इस तरह से पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी और आप क्या है अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे और एक एडजस्टमेंट, एक समायोजन स्थापित कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या की जाती है, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। मानसिक रोगों की रोकथाम, मानसिक रोगों की रोकथाम की यदि बात करें तो क्या होता है कि मानसिक रोगों की रोकथाम दो तरह से की जाती है। कि जैसे जैसे आपने क्या किया, कहीं काउंसलिंग नहीं करवाई, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कहीं जाने का, यानी कि आपने वो अंदर ही अंदर बैठे रहे, किसी से बातचीत भी नहीं की, कुछ नहीं किया, आप अंदर ही अंदर सोचते रहे कि मैं क्या करूँगा, कैसे पढ़ूंगा या कैसे पढ़ूंगी। अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, एग्जाम डेट नज़दीक आ गई, मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, अब बायोलॉजी पढ़ ली लेकिन कुछ ही पढ़ी, ये इतने टॉपिक रह गए, साइकोलॉजी में कुछ नहीं आता है, ये नहीं आता है, मैं क्या करूँ।
तो इस तरह से सोच सोच कर आप अकेले में बैठ के इतने परेशान हो जाओगे और अपने सामने इतनी मुसीबतें खड़ी कर लोगे कि आप उनसे निकलने की बजाय आप अपने दिमाग पे लोड, यानी अपने दिमाग को इतना ओवरऑल कर दोगे, इतने भर लोगे कि फिर जिंदगी से निकलना, यानी आप क्या है, कुंठा का शिकार हो जाओगे। और यदि व्यक्ति कुंठा का शिकार हो जाता है, उस कुंठा से नहीं निकल पाता है, एक मानसिक मनोरचनाएं नहीं रचता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, पागल का शिकार हो जाता है। तो क्या है कि उस तरह का, मतलब उस तरह का व्यवहार आपका नहीं हो, उस कंडीशन तक नहीं जा पाए, उसके लिए आपको क्या करना, मैंने कहा काउंसलिंग करवाओ, नहीं तो आप क्या है, मनोचिकित्सक के पास जाओ। देखिए, जो डॉक्टर, मतलब अपन कहते हैं कि मानसिक रूप से रोगों का उपचार करने के लिए या उनकी रोकथाम करने के लिए दो वे होते हैं। कौन कौन से दो रास्ते होते हैं? तो एक तो होता है कि एक मनोचिकित्सक होता है, ठीक है, कि जो वो आपको क्या है, ट्रीटमेंट देकर, आपको दवा देकर आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है। यानी जो लोग पागल होते हैं वो पागल खाने में जाना पड़ता है, उसको पागल खाने में जाकर फिर वहाँ उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, साथ साथ में कुछ ऐसी युक्तियां रची जाती है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाए, या कुछ ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, बिजली का करंट दे देकर ऐसा कुछ किया है, ठीक है। लेकिन क्या है, उससे एक अच्छा बेटर तरीका होता है, किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, वो आपको सबसे पहले बुलाएगा, ठीक है। मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ, बिल्कुल अस्वस्थ हो चुका है, घर वाले ये सोचने लगे हैं कि ये हम क्या करें, ये तो पागल हो गया, या किसी, ये कभी कहीं कहीं तो ये भी बोल देते हैं कि अब क्या करें, हमारे बेटे या बेटी पर तो किसी ने भूत का सवार चढ़ा दिया, या फिर ये होता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, ये पूरे दिन बैठा रहता है, सोया रहता है, कुछ नहीं करता है। उस वे में क्या है, फिर उनके कुछ शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ खा नहीं पाता है, कुछ सोच नहीं पाता है, दिमाग में कुछ अलग अलग विचार उनके चलते रहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, वो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाता है, और उनकी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अब तो या तो पागल खाने भेजना पड़ेगा, या फिर शारीरिक रूप से कमजोर होने के बाद वो क्या है, अंतिम दिनों में आ जाता है। तो उससे पहले उसको क्या है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो एक आपसे बातचीत करेगा, बातचीत के द्वारा ही क्या है, उनका माइंड इस तरह से कर देगा कि उसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। फिर उनको नेक्स्ट 2 या 3 दिन बाद बुलाएगा, जैसे ही वो जाएगा फिर उसको क्या है, इस तरह से कुछ बातचीत करेगा कि उनके और रिलैक्स मिलेगा। इस तरह से धीरे धीरे करके उनके बातचीत के द्वारा ही क्या है, उनके स्वास्थ्य ठीक कर देता है, मन ठीक करता है, दिमाग ठंडा कर देता है, ठीक है। तो 2 प्रकार से हो गए, एक मनोचिकित्सक और एक आपका साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। तो इस तरह से इनकी क्या की जाती है, रोकथाम की जाती है। मानसिक रोगों का उपचार यही है कि उपचार, जैसे मैंने कहा कि मनोचिकित्सक के पास जाओगे तो वो टेबलेट दवा देकर ये सब चीज़ करके, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए। जो आपके सामने कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, अरे आ रही है परिस्थितियां, लेकिन उससे घबराओ मत, आ ही गई कठिन परिस्थितियां तो उनका डटकर सामना करो ना, चिंता मत करो। चिंता हमेशा चिता की ओर ले जाती है, लेकिन यदि आपने चिंतन करना स्टार्ट कर दिया तो चिंतन आपके मंजिल तक लेकर जाएगी, ठीक है। चिंतन क्या है, आपके मंजिल तक लेकर जाएगी, इसलिए चिंता करना अभी छोड़ दीजिए। चिंता हमेशा चिता की ओर लेकर जाती है, और इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे, जो मैंने पूरा इस वे में बता दिया है। समायोजन, एडजस्टमेंट, समायोजन को इंग्लिश में कहा जाता है एडजस्टमेंट, यानी इसका अर्थ क्या है कि जैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। समायोजन, समायोजन यानी सम प्लस आयोजन। देखिए, सम का क्या अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, और आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था। क्या है, व्यवस्था, यानी अच्छी तरह से व्यवस्था बैठा लेना। किस तरह से कि यदि आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आ गई, कठिन परिश्रम आपको बहुत करना पड़ रहा है, या आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि उससे निकलना मुश्किल हो रहा है, तो आप अच्छी तरह से व्यवस्था, अच्छी तरह से कार्य की व्यवस्था बैठाकर उस कठिन परिस्थितियों से हंसते मुस्कुराते हुए आगे निकल जाओगे। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी अच्छी तरह की व्यवस्था को या कार्य के एडजस्टमेंट को ही क्या है, समायोजन कहलाता है।
और ये वर्ड तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज करते हो, एडजस्टमेंट। और यदि एक व्यक्ति ने अच्छी तरह से व्यवस्था करनी या अच्छी तरह से व्यवस्था बिठानी सीख ली तो वो ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं हटेगा, वो हमेशा अपनी उच्च आकांक्षा स्तर की ओर बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि परिश्रम इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे। कि परिश्रम इस तरह से करो, यानी कि कई कई क्या है, लोगों की आदत होती है कि मतलब थोड़ी सी कठिनाई आने पर या कुछ आने पर कि मैं क्या करूँगा, ये सब कैसे हो गया, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर वो क्या है एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बिना शोर किए हुए, बिना कुछ कहे हुए अपनी इतनी खामोशी से पढ़ाई करता है और इतनी जिंदगी के अंदर एक दिन जब उनका एग्जाम होता है तो एग्जाम में आगे निकल कर वो उनकी सफलता इतना शोर मचा देती है। अब देखिए इनकी कुछ परिभाषाएं हैं समायोजन की जो हम देख लेते हैं। परिभाषा है एक सेफर नामक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने दी थी। इन्होंने क्या कहा कि समायोजन वह प्रक्रिया है, समायोजन एडजस्टमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं तथा उसको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखता है, तालमेल बैठा लेता है। इस तरह से देखिए कि समायोजन कौन सी प्रक्रिया कहें, यदि आवश्यकता, आपके सामने आवश्यकता क्या है, आपका लैब असिस्टेंट बनना, ठीक है, उसको पूरा करने वाली आपके सामने बहुत सारी कंडीशन बनती जा रही है, परिस्थितियां बनती जा रही हैं। कि सबसे पहले कौन सी कंडीशन बनी, जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं। तो कैसे कि जैसे आपके सामने सबसे पहले जैसे ही वैकेंसी आई, ठीक था 2018-2016 वाला सिलेबस था, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सिलेबस में क्या है बढ़ावा कर दिया गया तो आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आ गई, ठीक है, ऐसी परिस्थितियां बन गई। फिर धीरे धीरे उसके बाद जैसे ही एग्जाम डेट नजदीक आती जा रही है तो आपके सामने क्या विपरीत परिस्थितियां आती जा रही है कि कोर्स होता नहीं जा रहा है और एग्जाम डेट पास आती जा रही है, ठीक है। लेकिन यदि इस कंडीशन के अंदर यदि आप संतुलन तालमेल बैठा लो, यानी जो आपको आवश्यकता है लैब असिस्टेंट बनना है और उसके बीच की जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं उनके बीच यदि आपने तालमेल बैठा लिया तो वो चीज क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। तो इनको एक मैं सरल वे में बताती हूँ कि दो तरह के लोग, जैसे एक तो समायोजन यानी कुसमायोजित हो जाएंगे, एक समायोजित व्यक्ति किस तरह से कि ये जो परिस्थितियां बनी, सिलेबस जैसे बढ़ावा किया तो कुछ लोग तो क्या है वहीं से पीछे हट गए, इतना सिलेबस मेरे बस की बात नहीं है, इससे अच्छा है मैं रीट की तैयारी कर लूं, वो उससे को छोड़कर उसको भागकर वहां चले गए, ठीक है। यानी वो क्या हो गई, कुसमायोजित हो गई, इस अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वो क्या है समायोजित नहीं हो पाए, एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे थे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सिलेबस ज्यादा है तो क्या हुआ मैं इसको कवर करूंगा। क्या वो किसी एक व्यक्ति के लिए सिलेबस थोड़ी ना बड़ा है, वो सभी आप जितने भी कैंडिडेट हो इस वैकेंसी के अंदर बैठने वाले उन सभी के लिए बड़ा है। तो आप लोगों को थोड़ी ना पढ़ना है कि इतना सारा, सभी को तो पढ़ना है। तो वो उन्होंने क्या कर लिया, अपने तालमेल संतुलन बैठा लिया, यानी एडजस्टमेंट कर लिया, संतुलित हो गया, समायोजन स्थापित कर लिया। तो ये परिभाषा दी किसने, सेफर ने। फिर आता है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये परिभाषा दी गेट्स व अन्य के द्वारा। इन्होंने क्या कहा कि ये निरंतर चलने वाली है, जरूरी नहीं कि आप जब अपनी आवश्यकता पूर्ति हो जाओगे तब तक ही ये समायोजन एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, नहीं जिंदगी भर चलता रहेगा ये एडजस्टमेंट। जब आप क्या है प्रौढ़ावस्था में चले जाओगे, उसके बाद आप क्या है वृद्धावस्था में चले जाओगे, तभी भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और मेरा मानना तो ये है कि अभी आपको एडजस्टमेंट कम करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको एडजस्टमेंट और भी ज्यादा करना पड़ेगा, यानी इसका स्तर बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके सामने या आपके सर पे इतनी जिम्मेदारियां हो जाएगी कि आपको संभालना वही पड़ेगा जब आप एडजस्टमेंट कर पाओगे, जब आप समायोजन स्थापित कर पाओगे। यदि जिंदगी में वही एडजस्टमेंट करना सीख लिया तो आपकी जिंदगी हंसते खेलते मुस्कुराते हुए चली जाएगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो कभी कभी आप ऐसे सोचोगे कि इससे अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ले तो ठीक रहेगा। लेकिन अभी से यदि आप एडजस्टमेंट करना सीख लोगे, आप समायोजन स्थापित करना सीख लोगे तो जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आएगी, और मुश्किलें आ भी गई तो आप उसको पता ही नहीं चलेगा, इतनी खामोशी से पार कर जाओगे कि सामने वाला देखने वाला ये देखता रह जाएगा
कि अरे इन्होंने कितने सरल वे में सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो ये चीज है कि इन्होंने कहा कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण से, यानी आपके सामने ऐसी कंडीशन बनी, बाह्य वातावरण के सामने ऐसी कंडीशन आ गई। वातावरण का अर्थ यहाँ ये पर्यावरण से नहीं है, वातावरण का अर्थ है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि परीक्षा के दौर में आपका सिलेबस बढ़ावा हो गया, एग्जाम भी पोस्टपोन नहीं हो रही है, ये सब चीज आपके सामने विपरीत परिस्थितियां, यानी कुछ ऐसा वातावरण बनता जा रहा है, तो व्यक्ति उस वातावरण में क्या है, समायोजन स्थापित कर लेता है। यानी अगर आपने सोच लिया कि पोस्टपोन नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मेरा पढ़ रहा हूँ, मैं तो मेरा एग्जाम दूंगा और मैं इसमें सिलेक्ट होऊंगा। यानी आपने क्या है, समायोजन स्थापित कर रहा है, अपनी सोच अच्छी रख रखी है, अपना चिंतन जो है निरंतर जारी रख रखा है, तो क्या है, आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। आपने व्यवहार में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। यदि आप वहीं ये सोचते कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रही है तो मेरे से नहीं होगा, मैं क्या करूं, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा है, अरे टाइम कम है, ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा मानना यही है कि आप 70% कर रहे हो, उसको आप वापस दौरान कीजिए, बार बार दौरान कीजिए। आप इस तरह से समायोजन स्थापित कर लीजिए कि हाँ पढ़ना है, इसमें आगे निकलना है, तो मैं एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ूंगा, तीसरी बार पढ़ूंगा, कभी न कभी तो ये मेरे दिमाग में बैठेगा। आप यदि उसको घबराकर पीछे हट जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, और यदि आप उन 1 महीने के अंदर इतना कठिन परिश्रम कर लोगे, दिन रात मेहनत करके आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे, तो अपनी जिंदगी सुधर जाएगी, और फिर आगे का जो एडजस्टमेंट होगा उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, आप आसानी से अपनी जिंदगी के अंदर एडजस्टमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये परिभाषा गेट्स व अन्य की थी। अब आता है समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया। स्किनर ने क्या कहा कि समायोजन जो है एक अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम की यदि बात करें तो अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम कहते हैं सीखना। जिंदगी भर, जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कौन है, अधिगम है। निरंतर क्या चलेगा, समायोजन। यानी जब आप सीखोगे, जब आप लर्न करोगे किसी चीज को, या अधिगम का अर्थ होता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। आप पढ़ाई करके आप आगे लैब असिस्टेंट बनकर क्या करना चाहते हो, अरे भाई अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही तो चाहते हो ना, कि एक दूसरा व्यक्ति जो देखे आपको चेंजेज, परिवर्तित हुआ होता हुआ देखे। क्या, कैसे देखें, क्योंकि अपनी जब हम जॉब लग जाते हैं तो क्या होता है कि अपनी इमेज इस तरह से बन जाती है कि सब लोग ये सोचते हैं कि ये तो बड़ा ही विद्वान, बड़ा ही समझदार व्यक्ति है। हालांकि मैं भी बता दूं कि जब मैं यहाँ जॉब आने के बाद मेरे को तो भाई बहुत बड़ा सम्मान मिला है। उससे पहले क्या था, उससे पहले मैंने कितना ही अच्छा कार्य कर दो, लेकिन बाहर की दुनिया कभी नहीं सोचती थी, कभी ये नहीं समझती थी कि हाँ ये आगे चीज, ये नहीं होता कि सरकारी जॉब लगने के बाद ही। लेकिन ये मानसिक है, दुनिया को हम नहीं बदल सकते, वो सब चीज उल्टी ही कहते हैं, और वो उल्टी सोच रखते हैं, वो विपरीत सोच रखते हैं, तो अपने दिमाग पर क्या है, प्रेशर पड़ता है, अपने सोच पे असर पड़ता है, जिससे हम क्या है, अपने जिंदगी में कुछ अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं अपन को क्या है, सम्मान दे दिया जाए तो अपन को क्या मिलता है, मैंने कहाँ बताया था कि पुनर्बलन मिलेगा, और पुनर्बलन मिलने से हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित होंगे, जिससे अपनी जिंदगी में अच्छा कार्य करेंगे, व्यवहार में अच्छा परिवर्तन ले आएंगे। ठीक है, तो समायोजन क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, यानी कि आप लैब असिस्टेंट बन गए तो आपके व्यवहार के अंदर चेंजेस आ गए, और रियलिटी में दुनिया कुछ कहती है, वो कुछ आपके दिमाग में सोच भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां आपको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था, वहां आपको पुनर्बलन नहीं दिया जा रहा था, और जब आप एक एडजस्टमेंट हो जाते हो, यानी किसी जॉब के अंदर लग जाते हो, तो क्या है, आपको पुनर्बलन दिया जाता है, और उस पुनर्बलन के द्वारा आप प्रोत्साहित होकर कुछ अच्छे कार्य करते रहते हो, और फिर जिंदगी के क्या है, सफलता की, यदि आप जॉब लगे, ये पहली सीढ़ी है, फिर आप और ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करते हो, और एक दिन जिंदगी में सफल भी हो जाते हो। ठीक है, तो ये थी इसकी परिभाषाएं, तथा इसका किस तरह से समायोजन क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। देखिए, अब आता है समायोजन की प्रकृति, यानी समायोजन अपने आप में क्या है, समायोजन की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो समायोजन की प्रकृति के हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, किस तरह से कि समायोजन व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के बीच संतुलन की प्रक्रिया है, जो हमने पढ़ा था क्या, सेफर के द्वारा दी गई परिभाषा थी। ठीक है,
कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता, जैसे मैंने कहा कि क्या आपकी आवश्यकता क्या है, लैब असिस्टेंट बनना, और उसके बीच परिस्थितियां किस तरह की बनती जा रही है, और उसके अंदर यदि आपने तालमेल बिठा लिया तो वो क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी गेट्स व अन्य के द्वारा दी गई परिभाषा है। ये निरंतर चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है। समायोजन व्यक्ति व वातावरण के बीच संतुलन की प्रक्रिया है। व्यक्ति व वातावरण के बीच क्या है, समय संतुलन की प्रक्रिया या तालमेल बिठाने, यानी व्यक्ति जो अपने मतलब व्यक्ति क्या करता है, अपने जो निर्णय लेता है या अपने जो व्यक्ति व वातावरण, समायोजन व्यक्ति व वातावरण के बीच क्या है, संतुलन की प्रक्रिया है। संतुलन की प्रक्रिया कह दो या तालमेल की प्रक्रिया, यानी व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के सामने जब कठिन परिस्थितियां बनती है या क्या है, उसके सामने ऐसा वातावरण क्रिएट होता है कि चाहे वो पारिवारिक वातावरण हो, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, चाहे वो विद्यालय वातावरण हो, चाहे वो कौन सी भी कंडीशन हो, उसमें क्या कर लेता है, तालमेल बिठा लेता है, तो ऐसी प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। उपलब्धि व प्रक्रिया है। उपलब्धि व प्रक्रिया दोनों है। क्या है, दोनों है। देखो समायोजन उपलब्धि व प्रक्रिया कैसे है, समायोजन के अंदर क्रिया की जाती है, ठीक है, अपने दिमाग से क्या चिंतन किया जाता है, और जब चिंतन करने पर क्या है, वो कार्य अच्छे से हो जाता है, उचित ढंग से, उचित व्यवस्थित तरीके से वो कार्य संपन्न हो जाता है, तो हमको उसमें क्या है, उपलब्धि हासिल हो जाती है। यानी आप जैसे आपके सामने क्या है, जॉब लगना, ठीक, आवश्यकता है, और उसके अंदर आपने तालमेल बैठा लिया, तालमेल बैठाने के बाद आपको जॉब प्राप्त हो गई। जॉब प्राप्त होने पर आपको क्या मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है, आपको उपलब्धि दी जा रही है, आपने क्या की, प्रक्रिया की, तो ये क्या है, एडजस्टमेंट। समायोजन यथार्थ पर आधारित होता है। देखो समायोजन हमेशा यथार्थ पर आधारित होता है, हमेशा यथार्थ के धरातल पर ये जीवित रहता है। कहने का अर्थ है कि ये सच सच के साथ हमेशा आप समायोजन करोगे, एडजस्टमेंट करोगे तो अधिक स्टेबल रहेगा। यदि आप झूठ बोल बोल कर एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो वो स्थायी नहीं होता है। कुछ समय के लिए तो आप एडजस्टमेंट कर लेते हो, लेकिन उसके अंदर क्या है, झूठ की उलझनों में आप बढ़ते जाते हो, तो फिर वो जिंदगी के अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो। हालांकि कुछ समय के लिए कर सकते हो, लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं कर सकते हो, ठीक है। समायोजन से व्यक्ति में तनाव कुंठा का ह्रास होता है। समायोजन से व्यक्ति में क्या है, तनाव कुंठा का ह्रास, यानी उनकी हानि होती है, खत्म होता है। किस तरह से, कि जैसे आपके सामने वैकेंसी आई है और किसी कई कई तो क्या है, कुंठा का शिकार हो गए, तनाव का शिकार होकर उससे पीछे हट गए, लेकिन कई क्या है, कुछ तनाव तो आया, कुंठा कुंठा जैसी स्थिति तो बनी, लेकिन फिर क्या कर लिया आपने, उसके अंदर परिस्थितियों में तालमेल बैठा लिया, समायोजन स्थापित कर लिया, तो वो कुंठा तथा तनाव क्या है, दूर हो गए, उसकी हानि हो गई, ठीक है। फिर आता है शारीरिक व मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया। देखो ये मैंने पहले भी बताया था कि यदि आप यहाँ से स्वस्थ हो, यदि आप यहाँ से ठंडे दिमाग से सोच रहे हो, ठंडे दिमाग से चिंतन कर रहे हो, तो साथ साथ में आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रखते जा रहे हो, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, संतुलन स्थापित हो जाएगा। यदि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो फिर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी एक समायोजन की प्रकृति क्या है, किस तरह के इनके लक्षण हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं समायोजन के प्रकार। देखिए यहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह से, निम्न में से समायोजन की प्रकृति नहीं है, इसमें से दे देंगे और कुछ अलग दे देंगे, ठीक है। समायोजन के प्रकार कि उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इनको समझिए, फिर मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए रचनात्मक व सृजनात्मक समायोजन, अपने सरल वे में साधारण जो आम दैनिक जीवन में जो होते हैं उनके उदाहरणों के द्वारा समझाऊंगी। रचनात्मक तथा सृजनात्मक समायोजन क्या होता है, कि जैसे क्या हुआ,
आपने अपनी आवश्यकता बनाई, उस आवश्यकता के अंदर आप ये सोचें कि पीछे जैसे कोई वैकेंसी निकली, उसके अंदर आपने क्या सोचा था, तैयारी की, बहुत खूब तैयारी की, खूब मेहनत की, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, आप क्या हो गए, असफल हो गए। लेकिन असफल होने पर क्या है, आप वहाँ कुंठा का शिकार नहीं हुए, तनाव लेकर नहीं बैठे, स्ट्रेस लेकर नहीं बैठे, लेकिन आपने क्या कर लिया, कुछ अन्य रचनात्मक कार्य की खोज कर लिया, अन्य सृजनात्मक कार्य करने लग गए। किस तरह से कि जैसे यदि पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ा और जैसे क्या है कि कुछ कार्य इस पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर उसमें असफल हो गए, तो उसको क्या है, समायोजन करने के लिए आपने किसी दूसरे कार्य में क्या है, अपना करियर बना लिया। ठीक है, जैसे दूसरे किसी कार्य में आपने करियर बना लिया, यानी वो तो असफल हो गए, लेकिन कुछ अन्य सृजनात्मक या रचना की क्या है, आपने खोज कर लिया, अन्य रचनात्मक कार्य करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रचनात्मक या सृजनात्मक समायोजन कहलाएगा। ठीक है, जैसे घर में क्या होता है कि कुछ लड़कियां होती हैं जो पढ़ने में नॉर्मल होती है, वो एक बार ट्राई तो करती है पेपर देने के लिए, फिर वो उनको लगता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसकी बजाय वो हार के नहीं बैठी है, वो उन्होंने क्या किया, कुछ सिलाई करना स्टार्ट कर लिया, कुछ पार्लर का काम कर लिया, तो उसमें अपना कैरियर बना लिया, यानी कुछ अन्य सृजनात्मक या रचनात्मक कार्य कर लिया। फिर आता है स्थानापन्न समायोजन। स्थानापन्न समायोजन का क्या अर्थ है कि स्थानापन्न समायोजन ऐसा है कि आपने अपने दिमाग में, यानी कि जैसे ही 11th-12th पास की या उसके बाद से ही आपके दिमाग में था कि नहीं मैं तो आरएस तथा आईएएस बनूंगा। ठीक है, कुछ समय तक आप उसकी प्रैक्टिस भी की, बहुत खूब प्रैक्टिस की, लेकिन क्या हुआ, आप उसमें नहीं निकल पाए, आप उसके मतलब क्रैक नहीं कर पाए। तो आपने क्या कर लिया कि नहीं ये नहीं तो कोई बात नहीं, मैं एक शिक्षक की तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, आपने वहां क्या है, अपने लक्ष्य को स्थापित कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया लक्ष्य का, तो वो वैसा समायोजन क्या कहलाता है, स्थानापन्न समायोजन कहलाता है। फिर आता है सुरक्षा युक्ति या मानसिक मनोरचना समायोजन। सुरक्षा युक्ति व मानसिक मनोरचना समायोजन क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, आपने कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया, एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि एक किसी व्यक्ति की इच्छा थी कि कार लाने की, वो ठीक है सफल हो गया, वो कार ले आया, उसके पास पैसे है, उसे कार ले आया, बढ़िया कार लेके आया, और कार लेके आते ही उसका मन हुआ कि बाहर घूमने चले, वो घूमने चला गया, रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, कार हो गई डैमेज, कार डैमेज हो गई, लेकिन उस व्यक्ति के कुछ नहीं हुआ, वो एकदम जीता जागता, चोट भी, बिल्कुल भी चोट भी नहीं पहुंची, टच भी नहीं हुआ। फिर वो क्या कहता है कि अच्छा हुआ कार ही डैमेज हो गई, मेरे कुछ नहीं बिगड़ा, अल्लाह का शुक्र भी करता है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, आज तूने मेरे को बचा लिया। यानी उसकी इच्छा शक्ति थी, सुरक्षा युक्ति, अपने आप को सुरक्षित कर रहा है, अपने आप को क्या है, मनोरचना रच रहा है, हालांकि नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है, अल्लाह का शुक्र क्यों करे, कर रहे हैं तो किस लिए कि हे भगवान हमको बचा लिया, कार तो डैमेज हो गई लेकिन हमको बचा लिया। कसूर है खुद का या किसी का, कैसे भी कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मनोरचना कर रहे हैं, सुरक्षा युक्ति अपना रहे हैं। और तो और किसी का यदि आपके पास कॉल आ गया तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अरे कार ही डैमेज हुई है, ये तो और आ जाएगी जिंदगी में, लेकिन आप खुद तो बच गए। यदि तुम लोग जिंदा हो, यदि तुम जिंदा है तो क्या है, कार तो नहीं भी खरीद लोगे। ठीक है, ऐसी ऐसी क्या की जाती है, मनोरचनाएं रची जाती हैं। ठीक है, अपने परिवार वालों के द्वारा भी, अपने खुद के अंदर भी यही सोचते हैं कि ठीक हुआ अपन तो बच गए, लेकिन कार डैमेज हो गई तो जाने दो। तो वो क्या होती है, सुरक्षा युक्ति या मानसिक मनोरचना समायोजन कहलाता है। तो ये थे समायोजन के प्रकार। ये तो अब हम देखते हैं कि एक समायोजित व्यक्ति की क्या क्या विशेषता हो सकती है, कि एक समायोजित व्यक्ति का मन कैसा होता है, उसका मानसिक व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, यहाँ से हमेशा स्वस्थ होगा, ठंडे दिमाग से विचार करेगा, कभी भी चिंता नहीं करेगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, समायोजित व्यक्ति कहलाएगा। फिर आता है पर्याप्त निर्णय करने की क्षमता, यानी पर्याप्त निर्णय करेगा, ये नहीं कि एक चीज को लेकर बैठ ही जाएगा कि क्या करूं, कैसे करूं, मतलब जिंदगी में क्या करना चाहिए मेरे को, आगे क्या नहीं करना चाहिए, यानी वो एक बार में ही अपने निर्णय डिसीजन ले लेगा और उसके बारे में सोचकर नहीं बैठेगा, पर्याप्त निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता होती है।
सकारात्मक सोच, सोच हमेशा उसकी कैसे होगी, पॉजिटिव सोच होगी, हमेशा वो सकारात्मक सोचेगा, नकारात्मक नहीं सोचेगा। जैसे कुसमायोजित व्यक्ति होता है, उसके दिमाग में क्या है, हमेशा ही नेगेटिविटी बनी रहती है कि किस तरह से, कि ये नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, कैसे हो जाएगा, ये तो सब खराब ही होगा, अब क्या है, तो उनको क्या है, नेगेटिविटी दिखती जाती है। फिर दूसरे लोगों में भी क्या है, वो नेगेटिव सोच रखता है, दूसरों के प्रति भी वो नेगेटिव सोच रखता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि एक समायोजित व्यक्ति है, उस व्यक्ति की विशेषता है कि वो हमेशा सकारात्मक सोचेगा, हमेशा पॉजिटिव सोचेगा। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि आप अपना मानसिक स्वास्थ्य जो है, जो वो स्वस्थ रखो तथा सोच हमेशा पॉजिटिव रखो। कहीं ना कहीं सोच यदि आप पॉजिटिव रख रहे हो तो आप समायोजित व्यक्ति कहला रहे हो। ठीक है, फिर आता है कि अध्ययन में रुचि। वो हमेशा क्या है, अध्ययन में रुचि रखेगा, बहाना नहीं बनाएगा कि नहीं अब वो पढ़ने का टाइम नहीं है, हे भगवान कितनी गर्मी पड़ रही है, हम नहीं पढ़ सकते, ये नहीं कर सकते, इतनी गर्मी में कैसे पढ़ सकते हैं, अगर कुछ ऐसी होती या कुछ मतलब कूलर वगैरह होता तो हम पढ़ते। मतलब घर वाले कहते हैं, फिर भी वो उनके सामने जवाब करता रहता है कि मेरे से तो इस माहौल में नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन एक जो समायोजित व्यक्ति होगा वो कभी बहाने नहीं बनाएगा, वो हमेशा अपने अध्ययन में रुचि रखेगा, वो हमेशा यही विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करेगा। चाहे उसके पास कूलर या पंखा है तो ठीक है, नहीं है तो भी वो एक झोपड़ी के अंदर बैठकर ही अध्ययन कर लेगा और क्या है, अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक अध्ययन में रुचि रखता है, किसका लक्षण है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। ठीक है, फिर आता है एक लक्ष्य पर टिके रहना। हमेशा वो अपने एक लक्ष्य पर अडिग रहता है। कैसे कि जैसे ही एक साथ सभी वैकेंसी आ गई, सेकंड ग्रेड की भी आ गई, फर्स्ट ग्रेड की भी आ गई, लैब असिस्टेंट की, रीट की, सबकी आ गई, उन्होंने सबसे पहले मन बनाया कि मेरे को रीट में, क्योंकि सबसे पहले रीट आई तो रीट में बनना है। कुछ दिन के लिए उन्होंने रीट पढ़ी, फिर जैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी आ गई, जैसे लैब असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट की आई, ठीक है, तो उन्होंने फिर मन बना लिया कि नहीं नहीं, किसी ने कहा कि अरे भाई ये तो छोड़ो, आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करो, इतनी अच्छी आरामदायक नौकरी है कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, आराम से आपको सिर्फ लैब के अंदर बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। तो उनका क्या है, वो लक्ष्य भटक गया, लक्ष्य से फिर उन्होंने रीट को छोड़ दिया और लक्ष्य क्या पकड़ लिया, सेकंड ग्रेड। जैसे ही फिर कोई सेकंड ग्रेड की आई और कुछ लोग आकर उन्होंने ये बोले, अपने मन में ये बना लिया कि अरे भाई आप इस लैब असिस्टेंट में क्यों पढ़ रहे हो, ये तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी, आप सेकंड ग्रेड की करो ना, जिसमें सैलरी कितनी अच्छी मिलती है, यदि आप काट पीट कर खर्चा होगा तो भी आपके सामने 20,000 रुपये बच जाएंगे, आप उनकी तैयारी करो ना, थोड़ी सी तो मेहनत करनी है। उन्होंने क्या किया, वो लक्ष्य हटा दिया, लैब असिस्टेंट छोड़कर वो सेकंड ग्रेड में चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे ही फर्स्ट ग्रेड आई कि अरे रे भाई डायरेक्ट अभी कर ले, तेरी एमएससी भी है, एमएससी कंप्लीट है तो फर्स्ट ग्रेड की करना, क्यों कर रहा है सेकंड ग्रेड की, क्या पढ़ा है, सेकंड ग्रेड का इतना पहाड़ जैसा सिलेबस है, तो आप तो इनको मत कर, इनको छोड़ दे और किसके अंदर लग जा, फर्स्ट ग्रेड में जुट जा। तो वो कहाँ लगेगा, फर्स्ट ग्रेड में जुट जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको पीछे की सब सोचता रहेगा कि नहीं भाई, अगर सेकंड फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ तो इससे अच्छा है कि वो ही ले लूँ, थर्ड ग्रेड ही ले लूँ ना, लैब असिस्टेंट ही लग जाऊँ। तो उनके अंदर क्या है, फिर वो समायोजित नहीं रहेगा, वो हमेशा दिमाग में सोच विचार करता रहेगा, यानी वो लक्ष्य में क्या है, एक लक्ष्य पर टिका हुआ नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति यदि जिन्होंने सोच लिया कि मेरे को लैब असिस्टेंट बनना है, चाहे कैसा भी हो, चाहे उसके अंदर पैसा मिले या थर्ड ग्रेड जॉब है, हालांकि बहुत अच्छी जॉब है, मैं कहूँगी लैब असिस्टेंट, कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने खुले विचारों के साथ जी सकते हो, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर दबाव नहीं है। और तो और जैसे ही छुट्टियां होती है, आप गर्मी की छुट्टियों में ऐसो आराम करते हो। हालांकि ये टीचर के अंदर ये शिक्षा विभाग के अंदर यदि देखें, शिक्षा विभाग के अंदर सबसे आरामदायक जॉब यही है और यहीं से मानसिक विकास होता है, और यही लैब असिस्टेंट बनकर ही बड़े बड़े आईएएस तथा आरएएस अधिकारी बने हैं। आप अपने खुले विचारों से आगे की क्या है, तैयारी कर सकते हैं। आप लैब असिस्टेंट को सफलता की पहली सीढ़ी समझो, ये होती है सफलता की पहली सीढ़ी। आपने समझो कि आपने लैब असिस्टेंट बन गए तो आपने सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया, अब तो आप हाई मंजिल पर पहुंचने वाले हो। ठीक है, तो ये होता है आपका लक्ष्य, एक लक्ष्य पर टिके रहना। फिर आता है बाधाओं का सामना करना, कि आपके सामने जैसे बाधाएं आ गई, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपकी आवश्यकता लैब असिस्टेंट बनना, उसके अंदर क्या है, विपरीत परिस्थितियां आती जा रही है, बाधाएं आती जा रही है। और तो और जैसे कि ये हुआ कि मैंने बायोलॉजी के कुछ, आपको बायोलॉजी के सिलेबस में कुछ 70% तक कोर्स करवा दिया, ठीक है, वहाँ आपका हो रहा है। फिर मैंने कहा कि आप लैब असिस्टेंट के, जैसे मैंने कहा कि आप करो
मेरे पास नोट्स है, मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप उत्कृष्ट के वीडियो देखकर आप ले लीजिए, ठीक है। और हुआ ये कि उत्कृष्ट वीडियो वहाँ से हट गए, रीजन कुछ भी रहा होगा या फिर किसी ने हैक कर दिया होगा वीडियो को, ऐसे ही माना जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन वो आपके सामने क्या आ गई, बाधाएं आ गई, और उसमें मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैडम अब हम क्या करें, कैसे पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़े। देखिए, मैंने बताया है आपको, एक वीडियो के अंदर मैंने कहा है कि आप यदि वहां से वीडियो हट गए तो आप घबरा के मत बैठो, आप उसका दोहरान करो नोट्स को। हालांकि मैं जानती हूँ कि समझ में नहीं आता है नोट्स सीधा, लेकिन आप यूट्यूब पे कुछ टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो सर्च कर लो, ठीक है। और मैंने बताया था टॉपर्स की, यदि आपके पास बुक है तो वहां से समझ में आ जाएगा, आप उनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हल करो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है, उन बाधाओं का सामना करो, आप उन बाधाओं से घबरा कर मत बैठो, और बाधाओं का सामना जो करता है, उस बाधाओं से नहीं घबरा कर आगे निकल जाता है, वो व्यक्ति कहलाता है समायोजित व्यक्ति, एडजस्टमेंट व्यक्ति, ठीक है। फिर आता है आकांक्षा का उच्च स्तर। आकांक्षा का उच्च स्तर का अर्थ है कि आकांक्षाएं किस तरह से, कि एक व्यक्ति से यदि पूछे कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आगे का क्या स्तर है, तो उस व्यक्ति का क्या है, आगे का उच्च स्तर का, वो झट से ये कहता कि मैं जिंदगी में ये बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ, आगे से आगे वो स्टेप बाय स्टेप बता देगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का आकांक्षा का उच्च स्तर नहीं है, उससे पूछा जाता है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो वो ये जवाब देगा कुछ नहीं, बस जिंदगी चल रही है, खाना पीना हो जाता है, आवश्यकता की पूर्ति है, तो और क्या करेंगे। तो देखिए, मेरा मानना तो यही है कि आकांक्षा का उच्च स्तर हमेशा होना चाहिए। उस आकांक्षा के उच्च स्तर में पैसा कमाना ही नहीं होता है, पैसा कमाना अलग बात है, वो अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है, लेकिन उसके साथ आप देखिए कि यदि हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे माना मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उससे पहले मेरे को पता है मैं एक सामान्य घरेलू औरत थी, कुछ नहीं, बस पढ़ लेती थी जितना टाइम मिलता था, और मेरा यही था कि बस एक बार मैं जॉब लग जाऊँ। उसके बाद जैसे जैसे मैंने क्या है, ये मैं स्टडी स्टार्ट की, यानी मैंने खुद पढ़ा और आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाना चाहा, और कुछ ऐसे मेरे साथ में क्या है, प्रोत्साहन भी मिलता गया और आगे से आगे बढ़ते गए। लेकिन कुछ की सोच ऐसी होती है कि कुछ नहीं, ये पैसे कमाना चाहते हैं, पैसों का ही मामला। हालांकि ये नहीं होता है कि देखो, यदि हम आगे से आगे बढ़कर, जैसे क्या है, आप लोगों का फायदा, आपको नॉलेज मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन उसमें मेरा बेनिफिट क्या होगा कि मेरी इमेज अच्छी बनेगी। मेरे को क्या है, यदि मैं आकांक्षा का उच्च स्तर रख रही हूँ तो क्या है, उसमें मेरा बेनिफिट क्या है कि मेरे को, एक तो मेरे को फायदा ये हो रहा है कि मेरे को हर जगह सम्मान दिया जा रहा है, एक क्या है, कहीं न कहीं क्या है, इस संसार का भला हो रहा है, इस भारत देश का भला हो रहा है, तो भलाई वाला कार्य कर रहे हैं। अपने अंदर जो छुपी हुई दमित इच्छाएं हैं, या अपने अंदर जो शक्तियां छुपी हुई है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। उसका रीजन पैसा नहीं होता है। हमेशा पैसे के बारे में ही सोचकर मत रखिए, सोच मत रखिए, सोच ऐसी रखिए कि यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब लोगों का भला है, और सबका भला है तो खुद का भला है, और खुद का भला होगा तभी सबका भला होगा। कहने का अर्थ है कि हम यदि बैठ जाएं ऐसे करके कि कुछ नहीं, सब कुछ कमा रहे हैं, अपना गुजारा तो चल रहा है, और क्या चाहिए, बस ठीक है जैसे जैसे, लेकिन यदि ये सोच रखें तो ये भारत देश अपना यही रहेगा, ये विकास नहीं करेगा। लेकिन यदि हम ये सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कंडीशन समझती हूँ, मैंने खुद कंडीशन ऐसी देखी है कि जिससे हम क्या है, बाहर कोचिंग नहीं कर सकते, पैसों का मतलब एक एक रुपए के लिए बहुत कुछ भटकना पड़ता है। तो ऐसे लोगों, वो लोग क्या है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पास आवश्यकताएं नहीं होती है, उसकी वजह से वो आगे नहीं निकल पाते। लेकिन उसके लिए हम कुछ सहयोग करें, जो क्या है हम दे सकते हैं, अपने पास जो ज्ञान है उसके द्वारा हम कुछ सहयोग करें, तो वो क्या है, कुछ अपने स्तर पे ऊंचा आएगा। तो क्या है, अपने भारत देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, और मेरा तो यही टारगेट है कि इस भारत देश के अंदर कोई भी व्यक्ति है वो गरीब न रहे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दर दर न भटकता रहे, हमेशा अपना स्तर ऊंचा बनाए रखे। ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ऐसे करोड़पति बन के रहे, लेकिन ये है कि वो अपने जिंदगी के अंदर आवश्यकताएं पूर्ति करती रहे, और यदि किसी का आकांक्षा का स्तर ऊंचा है तो वो अपने उच्च स्तर तक जरूर जाए, ठीक है। ये होता है आकांक्षा का उच्च स्तर, यानी अपनी सोच बड़ी रखना।
आत्मविश्वास, आत्मविश्वास क्या होता है? कॉन्फिडेंस। जैसे ही हम आकांक्षा का स्तर ऊंचा रखते हैं या अपने खुद को समायोजित कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है? अपने अंदर से एक आत्मविश्वास मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे ही आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, समायोजन स्थापित करके पढ़ रहे हो, आपको ज्ञान ग्रहण होता जा रहा है, तो अंदर से कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से तैयारी चल रही है। वो क्या है? आपका आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। और एक मैं तो कहूंगी कि एक आपको यदि जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप चाहे आपकी 100% तैयारी है तो भी आप क्या है, क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आत्मविश्वास होना जरूरी है। व्यवहार में लचीलापन, व्यवहार में लचीलापन ऐसा है कि आपके सामने परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, लेकिन व्यवहार हमेशा आपका नॉर्मल होता है। लचीलापन का अर्थ है कि किधर भी ढालो। लचीलापन जैसे अपन देखें कि किधर भी मोड़े उधर भी मुड़ जाता है, ठीक है। जैसे अपन क्या करते हैं, रबड़ देखते हैं कि उसमें लचीलापन होता है, यानी कि व्यक्ति के सामने किस तरह की कंडीशन रख दो, लेकिन वो व्यक्ति उसी अनुसार ढल जाएगा, वैसी ही परिस्थितियों में ढल जाएगा जैसे उनके सामने परिस्थितियां रख रहे हैं। तो वो होता है व्यवहार में लचीलापन। अब आता है अपनी इच्छाओं व बुराइयों का ज्ञान, अपनी अच्छाइयों व बुराइयों का ज्ञान, अच्छाइयों व बुराइयों का ज्ञान। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी अच्छाई तथा बुराई का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, सबसे मेन बात है कि अच्छाई तो सबको मालूम होती है, लेकिन कभी भी किसी को बुराई मालूम नहीं होती है, ठीक है। जब कोई अपन को बुरा बोलता है ना कि आप में ये कमी है, तो अपन को बहुत गुस्सा आता है कि साले के ऐसे मुंह फोड़ दे, क्यों बोल रहा है ये ऐसा। लेकिन कभी वहां गुस्सा मत करो, आप उस अपनी कमी को स्वीकार कीजिए तथा उस पर कार्य कीजिए कि इस कमी को मैं दूर कर लूं, ठीक है। इसलिए एक समायोजित व्यक्ति हमेशा अपनी अच्छाई तथा बुराई का ज्ञान रखता है कि मेरे में ये बुराई है, लेकिन मैं धीरे धीरे क्या है, इसको दूर कर दूंगा। जैसे एक उदाहरण आपने सुना होगा, एक गुरु होता है, उसके सामने एक माँ अपने बेटे को लेके आती है, उनको कहती है कि गुरुजी, आप ये गुड़ बहुत खाता है, आप इनको गुड़ की आदत छुटा दीजिए, ठीक है। वो व्यक्ति उसको वापस भेज देता है कि आप कल आना या 1-2 दिन बाद आना, ठीक है। वो चला जाता है, वो और तो वो लड़का चला जाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, क्यों उसको वापस भेजता है? क्योंकि उसके अंदर वो आदत खुद के अंदर थी, उसके अंदर कमी खुद के अंदर थी कि वो मीठा खाता है। फिर वो गुरुजी खुद अपना मीठा खाना छोड़ता है और फिर वो बुलाता है उनको, फिर वो कहता है कि बेटा, मीठा खाना बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो और क्या कहती है कि गुरुजी, ये बात तो आप उसी दिन बोलते, हमको क्यों वापस भेजा? तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये आदत मेरे खुद के अंदर थी, मेरे खुद के अंदर ये कमी थी, तो मैंने पहले ये अपनी कमी सुधारी है, फिर मैं दूसरों को ज्ञान दूंगा, फिर मैं आगे की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपनी कमी का एहसास होना बहुत ही आवश्यक है। और यदि कोई व्यक्ति आपको कमी का एहसास कर रहा है तो आप उसको महान समझिए, कि क्योंकि दुनिया ये दिखावे की है, पाखंडी दुनिया है। आपके सामने यही कहेगी कि आप बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन रियल में यदि नहीं हो तो वो आपके सामने धोखा कर रहा है। सबसे बड़ा धोखा यही होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको बढ़ावा दे रहा है और आप उस कमी पे पर्दा डालते जा रहे हो। वो कमी एक दिन इस तरह से उभरेगी कि आपका जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी जिंदगी में जो कमियां हैं उसकी पहचान रखिए, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति पहचान करा रहा है तो उसको महान समझिए, उसको दोस्त बनाइए, उसको फ्रेंड्स बनाइए कि हाँ, आपने मेरी कमी बताई, बहुत अच्छा। न कि उसके साथ झगड़े, न कि लड़े। यानी कोई व्यक्ति यदि आपकी कमी बता रहा है तो आप उस कमी को दूर करोगे तो दूसरी बार आप जिंदगी में कमी नहीं दोहराओगे। और यदि कमियां आपके अंदर जो है, आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो खत्म होती जा रही है, तो आपके अंदर क्या रहेगी? अच्छाइयां। और जब आपके सामने अच्छाइयां हैं तो लोग आपको क्या है, अट्रैक्टिव बनाएंगे, आप अट्रैक्टिव हो जाओगे लोगों के लिए। और लोग आपको हमेशा ये क्या है, इस जिंदगी में, इस दुनिया के अंदर उच्च स्तर प्रदान करेंगे, उच्च पद प्रदान करेंगे, जिससे आपको पुनर्बलन मिलेगा और आप प्रोत्साहित होगे और अपना जो उच्च आकांक्षा का स्तर बना रखा है वहां तक पहुंच जाओगे बिना बाधा। या यदि बाधा आई तो आप अपने व्यक्तित्व के लचीलेपन के द्वारा उसको दूर करते हुए आप अपनी क्या है, सकारात्मक सोच रखते हुए अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाओगे। यदि आपने टारगेट RSIS तक रख रखा है वो भी आप आसानी से बन जाओगे, ठीक है। तो ये था समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, आपके कुसमायोजन रहता है कि व्यक्ति यदि एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तो वो कुसमायोजित किस तरह से हो जाता है, और फिर उस कुसमायोजन के लिए व्यक्ति किस प्रकार की मनोरचनाएं
रचता है, युक्तियाँ किस प्रकार की रचता है जिससे उसको कुसुमायोजित को या कुसुमायोजन को दूर कर सके, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखिए आप लोगों का बहुत मैसेज आता है कि मैडम आप जल्दी जल्दी कोर्स करवा दीजिए। मेरा बहुत प्रयास है, मेरी बहुत कोशिश है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी करवाऊँ कोर्स और आपका रिवाइज का समय मिल जाए, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो रही है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, तो थोड़ी उसके लिए क्या है, आपको धीरे धीरे क्लास आ रही है। लेकिन आपको मैं कहूँगी, आपको निराश नहीं करूँगी कि मैं आपको साइकोलॉजी के 10 वीडियो बोले थे, मैं 10 वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज ये हमारा क्या है 8वां वीडियो है, 2 वीडियो और रहेंगे जो आपका बेसिक मोटा मोटी जो साइकोलॉजी है वो मैं करवा दूंगी। और उसके बाद मैंने क्या है यूनिट वाइज टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, टेलीग्राम चैनल पे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस नाम से है। और यदि इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखोगे तो वहाँ आपको लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ मैंने 5 यूनिट डाल रखी है, प्रत्येक यूनिट के आपको 10 से 12 पेज मिलेंगे, 15 पेज से किसी के ऊपर नहीं है। और यदि आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया, और मेरे ये 10 वीडियो जो मैं डालूंगी, यानी आज 7 तो डाल दिया, 8वां ये है, उसके बाद 2 और डालूंगी। यदि ये वीडियो प्लस वो जो मैंने 10-12 पेज का नोट्स डाला है, यदि वो पढ़ लिए तो आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आपने सकारात्मक सोच रखते हुए पढ़ा है, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। और मैं 100% दावे के साथ कहती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आप अपनी सोच सकारात्मक रखिए। आप पढ़ते वक्त अपनी एकाग्रचित्त के साथ पढ़िए, ये नहीं कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो फिर तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि यदि आपने अच्छे दिमाग, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ पढ़ा है तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। और तो और लगभग 895 क्वेश्चन हैं पूरी यूनिट के, वो मैं क्या है उसकी पीडीएफ बनाकर आपको 4-5 दिन में या 2-4 दिन में अपलोड करवा दूंगी। इतने में आप ये करो, जो मैं डाल रखा है कंटेंट वो पढ़िए। देखिए आपका टेलीग्राम पर बहुत पर्सनली मैसेज आते हैं कि मैडम आप जल्दी जल्दी डालो ना, मैडम ये डालो, आप जीके के डालो। देखो थोड़ी सी मुश्किलें हैं, मेरे सामने भी मेरे भी बच्चे हैं, मेरा उनको भी पालन पोषण करना है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ कि आप लोग सभी के सभी असिस्टेंट बनो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगले साल की जो गर्मी की छुट्टियां 2023 की, वो आप भी इंजॉय लो उस गर्मी की छुट्टियों का। हालांकि मैं तो इंजॉय ले रही हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को सामने वीडियो डाल डालकर, लेकिन फिर भी मेरे को क्या है संतुष्टि मिल रही है, बस बढ़िया है। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। बाकी तो मेरा मन था कि आपको जितना जहाँ तक हो सके वो कोर्स कर पाऊंगी, ठीक है। फिर भी मेरा प्रयास जारी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कहा है साइकोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी में मैंने कहा है कि आपको कोशिका और अनुवांशिकी करवाऊंगी, वो करवाऊंगी। इसके अलावा अदर जो बचता है वो कृपया करके आप कहीं से यदि नोट्स मिल रहे हैं, जितना हो सके मैं डाल रही हूँ। मैं 11th-12th की बुक की एनसीईआरटी से भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंट वहाँ लगा कर भी डाल दूंगी मैं, मतलब जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा हाईलाइट करके आपको नोट्स डाल दूंगी। लेकिन मैं इतना एक साथ नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि टाइम कम है और छोटा बच्चा है, तो इस मेरी कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैं आपको ये पूरे का पूरा सिलेबस नहीं करवा पाऊंगी। मैंने कहा है, एक दिन मैंने वीडियो बनाया उसमें कि मैंने कहा आपको कोशिका और अनुवांशिका वाला डालूंगी, और जितना जो बाकी बचता है उसका कंटेंट मैं आपको जरूर उपलब्ध करवा दूंगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, पढ़ते रहिए और अपने यहाँ से दिमाग को ठंडा रखिए, मानसिक स्वास्थ्य से स्वस्थ रहिए, तो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है, आपके पास ही है, आपको कदम चूमने जरूर आएगी, ठीक है।